नमस्कार, मैं किरण चौधरी एक बार फिर से आप सभी के साथ आपके अपने YouTube चैनल पर। देखिए, आज आपको मैं एक खास मेहमान से रूबरू करवाने जा रही हूँ, जिन्होंने राजस्थान का गौरव न बल्कि देश में बल्कि देश की सीमाओं से बाहर दुनिया के कोने-कोने तक पहुंचाया है। ऐसे ही खास मेहमान जिनकी हम आज बात करने जा रहे हैं, संयुक्त राष्ट्र के प्रतिष्ठित पुरस्कार लैंड फॉर लाइफ से सम्मानित पर्यावरणविद प्रोफेसर श्याम सुंदर जानी सर, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। वर्तमान समय में बीकानेर के डूंगर कॉलेज में प्रोफेसर के पद पर कार्यरत है। तो सबसे पहले मैं सर का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी कि उन्होंने हमें जो है वक्त दिया, और हम उनके बारे में जरूर जानना चाहेंगे। अब भी जो भी सुन रहे हैं उन सभी के लिए एक तरीके से मार्गदर्शन का कार्य करेंगे। तो सबसे पहले सर, आपको ये जो एक यूएनओ का इतना बड़ा प्रतिष्ठित पुरस्कार मिला है, लैंड फॉर लाइफ, आप ही के द्वारा विकसित की गई पारिवारिक अवधारणा को मिला है। तो सर, ये पारिवारिक अवधारणा, सबसे पहले हम इसी के बारे में जानना चाहेंगे, क्या है ये अवधारणा? धन्यवाद किरण, हरित प्रणाम। पारिवारिक वानिकी की अवधारणा पेड़ को परिवार का हरित सदस्य मानकर परिवार के स्तर पर पर्यावरणीय चेतना बोध का एक समाजशास्त्रीय प्रयोग है। क्योंकि मैं समाजशास्त्र का विद्यार्थी हूँ, लिहाजा हम अगर समाज में किसी भी तरह के सकारात्मक बदलाव को गति देना चाहते हैं तो समाज की एक फंडामेंटल बेसिक यूनिट के रूप में परिवार का सबसे महत्वपूर्ण योगदान है। हमारी सोशलाइजेशन की जो प्रोसेस है उसकी भी ये एक की एजेंसी है परिवार। तो पारिवारिक वानिकी का मतलब ये है कि हम पेड़ को पेड़ न समझकर उसे एक हरित सदस्य के रूप में अपने परिवार के आसपास, हमारे खेत और हमारे शैक्षणिक संस्थानों में ग्रीन मेंबर के रूप में उसे जगह दें और उसी रूप में उसको ट्रीट करें। तो एक तरीके से ये पेड़ का पर्सोनिफिकेशन, उसका व्यक्तिकरण है, और इस व्यक्तिकरण की प्रक्रिया के जरिए हम पर्यावरण को सहज रूप में अनुभव कर सकते हैं। और उसके बाद में जो पर्यावरण के प्रति एक एम्पैथेटिक अप्रोच, परानुभूतिक भाव, जिसकी कि आज बेहद सख्त जरूरत है, उस भाव से हम कनेक्ट हो सकते हैं, जिसके जरिए हमें महसूस कर सकते हैं कि दरअसल पेड़ है, उनका हमारे जीवन में क्या योगदान है। हम आमतौर पर पेड़ों के बारे में पढ़ते हैं और उनको देखते हैं, लेकिन पेड़ अपने आप में एक जीवंत इकाई है हमारे इकोसिस्टम की, और किस तरह से उसका योगदान है पूरे पर्यावरण को, पर्यावरण के एक केंद्र बिंदु के रूप में। पारिवारिक वानिकी उसको परिवार के स्तर पर समझाने का एक समाजशास्त्रीय प्रयोग है। जी जी सर, आप एक समाजशास्त्र के प्रोफेसर हैं, फिर किस तरीके से ये पर्यावरण के क्षेत्र में जो आप काम कर रहे हो, किस तरीके से आप इन चीजों से जुड़े, आपका रुझान इस तरफ? जी देखिए, हमारा जो पर्यावरण है वो भी समाज का हिस्सा है। जब हम पर्यावरण की बात करते हैं तो हम एक तो सामाजिक पर्यावरण को समझते हैं, दूसरा प्राकृतिक पर्यावरण को समझते हैं। इन दोनों में आपस में अंतःक्रिया होती है। हम इस पारिस्थितिकी तंत्र का एक घटक है, एक हिस्सा है मनुष्य के रूप में, और पर्यावरण के ऊपर हमारा सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह का प्रभाव होता है। क्योंकि समाजशास्त्र है वो मानवीय अंतःक्रिया और मानवीय जो अंतर संबंध हैं सामाजिक संरचना के संदर्भ में, उनको समझने समझाने वाला विषय है। तो पर्यावरण के ऊपर हमारी जो सामाजिकता है, सामाजिक बोध है, उसके आधार पर जो हमारा वैयक्तिक बोध है वो किस तरह से प्रभाव डालता है, ये एक बहुत नेटवर्क इशू है। और आप अगर देखें तो समाजशास्त्र में एनवायरमेंटल सोशियोलॉजी अपने आप में एक पूरा इंडिपेंडेंट डिसिप्लिन है, और विश्व स्तर के ऊपर जब हम समाजशास्त्र को पढ़ाते हैं तो उसमें पर्यावरणीय समाजशास्त्र की चर्चा होती है। तो हम लोग चूंकि समाजशास्त्र के विद्यार्थी के रूप में मनुष्य के व्यवहार का अध्ययन करते हैं, तो मनुष्य के व्यवहार को पर्यावरण के संदर्भ में हम किस तरह से समझें और क्या उसमें हम इंटरवेंशन करें। क्योंकि पिछले 40-50 सालों से समाजशास्त्र में एक
नया एक तरह से एक अप्रोच डेवलप हुई है, जो अप्रोच है अप्लाइड सोशियोलॉजी की या सोशियोलॉजी फ्रॉम क्लासरूम टू कम्युनिटी। तो उसके तहत हम जो हमारे पिछली सदी के महानतम समाजशास्त्रियों में से एक C.W. राइट मिल्स ने सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन में कहा था कि किस तरीके से अगर समाज में हमें अगर पॉजिटिव चेंज लाना है तो पावर एलिट की जगह इंटेलेक्चुअल एलिट की जरूरत है। तो उसी दिशा में सोचते हुए समाजशास्त्र की भूमिका बड़ी प्रासंगिक हो जाती है, और उसी संदर्भ में मैंने पर्यावरण के क्षेत्र में जो समाजशास्त्रीय समझ है उसको और मजबूत करने और उसको प्रासंगिक प्रभावी बनाने के लिए ये काम किया। तो किसी भी रूप में समाजशास्त्र से जो हमारा प्राकृतिक पर्यावरण है वो जुदा नहीं है, वो इसका एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है। मैं इस सवाल को इस एक उक्ति के साथ में समाप्त करना चाहूंगा जो यूनेस्को की है कि सबसे पहले पर्यावरण मनुष्य के दिमाग में खराब होता है जी। और बाद में उसका जमीन के ऊपर रिफ्लेक्शन आता है। तो इस नाते हम देखें तो मनुष्य के व्यवहार को ठीक करने में हमारे सब्जेक्ट की विशिष्ट भूमिका है, इस नाते हमारा दखल इसमें बनता है। क्योंकि मैं किसान परिवार से भी हूं, तो उस नाते मैंने वो जो मेरी समझ है परंपरागत उसको मैंने इसमें मिला लिया। तो हम यूं कहें कि समाजशास्त्र और जो एक खेती किसानी का ज्ञान, उन दोनों ने मिलकर के और जब इस अवधारणा को विकसित किया तो एक तरह से चार चांद लग गए इस बात में। जी सर, देखिए सर, एक बड़ी बड़ी बातें करना, स्टेज के ऊपर जाके स्पीच देना, वन लगाइए पेड़ लगाइए, बहुत आसान होता है, लेकिन जमीनी स्तर पर जाकर के कार्य करना वो हर किसी के बस की बात नहीं होती है। और आप जिस तरीके से कार्य कर रहे हो, राजस्थान का गौरव दुनिया के कोने कोने तक पहुंचा है। इसी कड़ी में आपने एक गांधी संस्थागत वन भी विकसित किए हैं। ये जो संस्थागत वन जो संस्था है वो किस तरीके से कार्य करती है, किस तरीके से पर्यावरण में सुधार के लिए जो भी कार्य है सर, उनके बारे में हम थोड़ा सा जानना चाहेंगे। आपने एक ही सवाल में कई सवाल पूछ लिए। बहरहाल जो पहली आपकी बात है कि स्टेज पे बात करना आसान है, ठीक बात है। किसी भी चीज के बारे में बात करना काम करने से तो आसान ही होता है। हालांकि जो स्टेज पे बात करते हैं उसका भी अपना महत्व है, और हर चीज की कमियां और खामियां दोनों ही होती है। एक बार मैं इंदिरा गांधी के बारे में पढ़ रहा था, तो उनका एक स्टेटमेंट मुझे बड़ा प्रभावित किया। उस स्टेटमेंट में उसमें उन्होंने कहा था कि मेरे दादाजी मुझे ये कहते थे कि कुछ लोग होते हैं जो काम करते हैं और कुछ लोग होते हैं जो श्रेय लेते हैं। तुम पहले फील्ड में जाना, क्योंकि पहले फील्ड में कंपटीशन कम है, यानी काम करने वाले कम है, श्रेय लेने वाले ज्यादा है। तो ये कोई आज की या नई बात नहीं है। उनके दादा मतलब मोतीलाल जी नेहरू की बात करें तो 100 साल पहले की बात हो गई। तो 100 साल पहले ये चीज थी, तो आज भी है, तो ये कोई नई चीज नहीं है। मैं जमीन पे काम इसलिए कर पाता हूं कि मेरी जो समझ है, मेरा जो बोध है समाज के बारे में, मेरे खुद के बारे में, इस बोध का विकास गांधी, भगत सिंह, नेहरू, इन सबको पढ़ते पढ़ते हुआ। तो इस कारण मुझे लगा कि खाली जो है वो जबानी जमा खर्च से कुछ होने वाला नहीं है। और हमारे कहा भी जाता है कि एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। तो हम हमारे क्रिया के जरिए हम अगर कुछ करें तो वो ज्यादा बेहतर है। फिर मैं किसान परिवार से हूं, तो किसान तो बेचारा करता ही है, कहता तो कुछ है ही नहीं। तो वो उस कारण भी ये चीज मेरे लिए कोई कठिन बात नहीं है। जहां तक बात रही गांधी संस्थागत वनों की, तो ये अपने आप में कोई संस्था नहीं है, ये पारिवारिक वानिकी का आगे एक्सटेंशन है। दरअसल जिस तरह से हमने कहा कि भी हम घर में पेड़ को हरित सदस्य के रूप में खड़ा करें, खेत में लगाएं, तो हमारी जो संस्थाएं हैं, पर्टिकुलरली जो हमारे शैक्षणिक संस्थान है, वेदर दे आर स्कूल्स और दे आर कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज, तो उनमें हमारे पास में जगह खूब होती है। तो उस जगह में आमतौर पे जो प्लांटेशन होता है वो हम देखते हैं कि अलोंग बाउंड्री वॉल प्लांटेशन करते हैं हम लोग। तो उस प्लांटेशन का उतना इंपॉर्टेंस है नहीं इकोसिस्टम के हिसाब से। अगर उसकी बजाय हम अगर एक डेडिकेटेड ग्रीन जोन बनाएं और उसमें क्लस्टर प्लांटेशन करें, तो उस क्लस्टर प्लांटेशन के जरिए हम अधिक बेहतर योगदान दे सकते हैं अपने पर्यावरण को। तो जो संस्थागत वन है जो हम गांधी के नाम पे हम विकसित कर रहे हैं, 200 हमने संस्थाओं में ये संस्थागत वन राजस्थान के 200 गांव में खड़े कर दिए हैं। इसमें हम एक तरह से एक ऐसा वनखंड विकसित करते हैं जिसमें उस संस्था में पढ़ने वाले स्टूडेंट
टीचर, सब लोग, आने वाले दूसरे लोग पर्यावरण को, पेड़ को, जंगल को एक्सपीरियंस कर सके। क्योंकि राजस्थान जैसी जगह है जहां पे जंगल हमें देखने को नहीं मिलते हैं, तो एक जंगल का एक छोटा रूप वो एक्सपीरियंस कर सके। आपके इस सवाल को और मैं रिच करने के लिए जो उत्तर मैं दे रहा हूं, मैं कैमरे का जो बैक साइड वाला मोड है उसको एनेबल कर रहा हूं। अभी मैं हमारे गांधी संस्थागत वन जो राजकीय डूंगर महाविद्यालय परिसर में है, जिसमें 100 किस्मों के 3000 पेड़ हैं, एक पौधशाला भी है, तो मैं उसी का व्यू आपको दिखा रहा हूं। तो आप ये देखिए कि किस तरीके से इसमें अलग अलग किस्म के पेड़ हैं और किस तरह से एक इन पेड़ों के बीच में आप ये देखिए गहराई, और यूं इन पेड़ों के पीछे बिल्डिंग है, यूं नजर ही नहीं आ रहा कि हम बीकानेर के बिल्कुल एकदम हृदय स्थल पर खड़े हैं। बिल्कुल। तो इस तरह के संस्थागत वन हम विकसित करके, और इनमें हर एक पेड़ की अपनी कहानी है, हर एक पेड़ के विकास का अपना तरीका है। ये सामने बरगद का पेड़ है, इसके नीचे का जो थामला है वो आपको अलग तरह का नजर आएगा। इसके पास में ये अर्जुन का पेड़ है, इसकी बढ़ने की प्रक्रिया अलग है। पास में ये नीम लगा हुआ है, और इसके तने के बिल्कुल पास में आप देखेंगे तो एलोवेरा लगा हुआ है, और पास में आपको पानी का एक बर्तन भी दिखेगा, क्योंकि इसके ऊपर मधुमक्खी का छत्ता है, तो वो मधुमक्खियों को दूर न उड़ना पड़े पानी के लिए। तो इस तरह से एक एक चीज को हम किस तरह से हम हमारे बच्चों को एक्सपीरियंस कराएं। इधर ये हमारी झाड़बेरी, जिसमें नीचे पानी के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, क्योंकि हमारी रेगिस्तानी झाड़बेरी को पानी की जरूरत नहीं होती। इस पे आपको दिखेंगे ये बिल्कुल छोटे बेर, लेकिन हमने इस पे थाई एप्पल की बंडिंग कर दी, और इसी झाड़बेरी पे ये शाखाएं जिनमें कांटे नहीं है, बड़े पत्ते हैं। और आप ये इस तरह से देखिए, सॉरी बीच में फोन कॉल जो डिस्टर्ब करिए। ये देखिए बड़े बड़े इसमें था ये पल बेर जो है वो इसी के ऊपर ये एकदम छोटा बेर लगा हुआ, और इसी के साथ ये टहनी, और इस टहनी पे आप देखिए इस तरह से बड़े बेर। तो ये संस्थागत वन है, ये पर्यावरण को एक्सपीरियंस करने का एक जरिया है। और इसके जरिए हमारे जो विद्यार्थी हैं, डूंगर कॉलेज की बात करें तो 10,000 से अधिक या नियमित विद्यार्थी हैं, और साल भर में करीब 1 लाख लोग इंक्लूडिंग पेरेंट्स इस कैंपस को विजिट करते हैं। तो वो यहाँ से नई नई चीजें सीख करके जाते हैं। तो इस तरह से हम 1 बाय 1 लोगों को कनेक्ट करते हुए, पर्टिकुलरली यंग ब्रेन्स को कनेक्ट करते हुए, हम उनको एक एनवायरमेंटली सेंसिटिव सिटीजन के रूप में उनको बड़ा कर सकते हैं। तो ये जो संस्थागत वन है, ये एक तरह की खुली पर्यावरणीय पाठशालाएं हैं, जो हमें दिल से, हेड, हैंड और हार्ट तीनों ही तरह से एनवायरमेंट से जोड़ती हैं। क्या बात है सर, बहुत खूब सर। एक बहुत बड़ी सोच को लेकर सर आप काम कर रहे हो, और ये भी मैंने जाना कि आप जो पेड़ लगाते हो वो भी स्पेशली फलदार पेड़ होते हैं, और उसके पीछे भी शायद को एक बहुत बड़ा सा लॉजिक है कि क्यों आप हमेशा जो है फलदार पेड़ ही ज्यादातर रोपण करते हो। इसके अलावा आपने बीकानेर के डूंगर कॉलेज में एक जन पौधशाला भी आपकी है, वहां पर वो जन पौधशाला क्या है, किस तरीके से कार्य करती है, और ये फलों वाले पेड़ लेने का कारण क्या है सर? देखिए बड़ी सीधी सी बात है, फलों के पेड़ के ऊपर आपको एक तो ज्यादा संख्या में पक्षी और दूसरे पोलिनेटर्स और कीट पतंगे मिलेंगे, तो वो हमारी जैव विविधता को समृद्ध करते हैं। दूसरी बात ये कि फल का पेड़ हमें भी आकर्षित करता है। तीसरी बात ये कि आप देखिए हमारे खान पान में गिरावट आ गई है, और इसकी वजह ये कि हमारा पेट तो भरा हुआ है पर शरीर कुपोषित है। चाहे हम ग्लोबल हंगर इंडेक्स की बात करें, चाहे अभी रिसेंटली 2 दिन पहले जो नीति आयोग ने 2021 का SDG इंडिया इंडेक्स जारी किया है, उसमें आप देखें तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में हमारा राजस्थान है वो जो 56 या उससे अधिक जिनके अंक होते हैं, तो जो सीवियरली जो बैड परफॉर्मिंग स्टेट्स हैं हिंदुस्तान के, उनमें हमारे जो बड़े बड़े राज्य यूपी है, छत्तीसगढ़ है, राजस्थान है, ये सब, बिहार है, ये उनमें है। तो हमारे जो बहुत सारे बच्चे हैं वो कुपोषित हैं। विश्व भूखमरी सूचकांक में भी आप ये देखिए कि हिंदुस्तान है वो बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान इनसे भी पीछे है। तो हम अगर फलों के पेड़ लगाएं तो फल हमारी फूड प्लेट का हिस्सा बनेंगे, तो हमारे जो बच्चे हैं वो अधिक पोषित होंगे और उनका कुपोषण दूर होगा। तो एक ये रीजन है। फिर जब हमें ये उम्मीद होती है कि हमने पौधा लगाया है नींबू का, इस पे 2 साल 3 साल बाद नींबू लगेंगे, तो उस आस में परिवार उसका ज्यादा ख्याल करता है। फिर इसके ऊपर जब मधुमक्खी छत्ता बनाती है, पक्षी घोंसला बनाते हैं, उसी पक्षी को जब वो बाहर बच्चा देखता है तो उसे लगता है कि ये चिड़िया मेरी अपनी सी है,
कि मेरे घर में आती थी, मेरा इससे कुछ रिश्ता है, तो वो भावनात्मक रूप से उससे जुड़ता है, उसकी केयर करता है, उसमें संवेदनशीलता पैदा होती है। जब उसका अनुभव नहीं होगा तो फिर उसको ज्ञान कैसे होगा? तो क्योंकि जब इन्फॉर्म्ड जो एक्शन होती है वो हमें हमारे जो हमारे लक्ष्य है उस तक हमें ले जा सकती है। तो इस कारण जो फलदार पेड़ है वो एक ही साथ में बहुत सारी चीजों को पूरा करते हैं। जहां तक बात जन पौधशाला की है, बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको पौधे मिलते नहीं है, उत्तम क्वालिटी के नहीं मिलते या पैसे ज्यादा होते हैं। तो जन पौधशाला एक ऐसा हमारा प्रयोग है जिसके तहत हम लोग निःशुल्क पौधा उपलब्ध कराते हैं। उसमें पौधे की कीमत बस इतनी भी ही है कि आपको उसको पेड़ बनाना है। हमारी जन पौधशालाओं से कोई भी व्यक्ति कभी भी जितने मर्जी उतने पौधे ले जा सकता है, बिल्कुल निःशुल्क। यहाँ पे हमारे गांधी संस्थागत वन में भी हमारी जन पौधशाला है। इसके अलावा मेरा खुद का गांव बाराटी के उसमें हमारी बड़ी जन पौधशाला है, राय सिंह नगर में जन पौधशाला। और अब हम और जन पौधशालाएं 2022 में कम से कम 4 या 5 जगह बड़ी जन पौधशालाएं स्थापित करने के कार्य में लगे हुए हैं, ताकि ये जो पौधों की डिमांड है इसको स्थानीय स्तर पे अधिकाधिक मात्रा में मीट आउट किया जा सके। जी जी सर, जो जसनाथ जी है, जाम्बो जी है, वो आप उनसे किस तरीके से प्रेरित हो? क्योंकि आज के समय में शायद ये जो हमारे लोक देवता हैं इनको लोग भूल गए। आप आज के समय में यहाँ इनसे किस तरीके से प्रेरित होकर काम कर रहे हो? ये आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। दरअसल जाम्बो जी जसनाथ जी है, वो ये दुर्भाग्य है कि हमने उनको भगवान बना करके पूजना शुरू कर दिया। दरअसल वे एक बड़े सामाजिक विचारक थे, और एक सामाजिक विचारक के रूप में हम अगर उन्हें समझें तो मेरे ख्याल में हम उनकी शिक्षाओं से ज्यादा बेहतर तरीके से जुड़ सकते हैं। जब भी किसी भी व्यक्ति को पूजनीय बना दिया जाता है तो फिर उसका सामाजिक योगदान है उस पर ज्यादा चर्चा न होकर के, और उनके नाम पे व्रत रखो, उनके चारों तरफ फेरी निकालो, उनके नाम का कोई धागा बांधो, मन्नत मांगो, तो वहां क्या है कि हम दरअसल उनका जो योगदान है। नेटवर्क ने शायद थोड़ा सा हमें परेशान कर दिया। हाँ, कोई बात नहीं। तो जब हम इस रूप में भगवान मान करके पूजा करना शुरू कर देते हैं तो इन महापुरुषों की जो सिखलाई है उसको हम कमजोर कर देते हैं। मैंने जाम्बो जी और जसनाथ जी को एक समाजशास्त्रीय विचारक, एक पर्यावरणीय चिंतक के रूप में समझने का प्रयास किया, और इस रूप में मैंने देखा कि उन्होंने जो बातें 500 साल पहले बताई वो बड़ी कालजयी बातें हैं और उनकी पालना हमें करनी चाहिए। जसनाथ जी तो जो है उनसे मेरा एक वैचारिक रिश्ता होने के साथ साथ में एक खून का रिश्ता भी है और एक भावनात्मक रिश्ता भी है, क्योंकि जसनाथ जी खुद जो थे वो जानी जात की थे मेरी तरह। तो वो मुझे इस बात की भी बड़ा एक फक्र होता है कि वो मेरे पूर्वज थे और उन्होंने 500 साल पहले वो बात कही तो कोई कल्पना ही नहीं कर सकता था। तो मैं अगर जसनाथ जी के बारे में मुझे अगर एक शब्द कहना हो तो मैं ये कहूंगा कि वो दुनिया के महानतम पर्यावरणीय चिंतक है, जिन्होंने अपने हाथ से एक्शन किया। उन्होंने उस समय जो जसनाथी बाड़ियां स्थापित करवाई, आज दुनिया उन्हें सामुदायिक वन कहती है। तो मेरा ये मानना है कि अगर हम जसनाथ जी और जाम्बो जी को एक पर्यावरणीय चिंतक के रूप में समझते हुए उनकी शिक्षाओं को जीवन में उतारने का प्रयास करें तो हम मरुस्थल की अधिकतर पर्यावरणीय समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। सर, मुझे पता है कि आपके पास टाइम की बहुत कमी है। आप अपने 24 घंटे पर्यावरण के लिए आपने दिए हैं, फिर भी सर मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी कि आप हमारे लिए आए और ये लोगों को जागरूक करने के लिए, लोगों में चेतना पैदा करने के लिए कि थोड़ा भी अगर कहीं जागरूकता आती है तो वो बहुत बड़ी चीज होगी। सर, एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे और पूछना चाहूंगी, ये आपका एक जो सहजन आंदोलन जो आपने चलाया है, बहुत सारे लोग सहजन का नाम भी नहीं सुना होगा, सहजन के बारे में नहीं जानते, तो ये क्या है सहजन आंदोलन? बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा और इस सवाल का जवाब देने के लिए मैं फिर से जो है मोबाइल का बैक कैमरा है उसको एनेबल करता हूं। अब आप जो सामने पेड़ देख रहे हैं ये सहजन का पेड़ है। इसके ऊपर ये तो है इसके फूल सहजन के, और फूल के साथ में इस पे खूब सारी संख्या में फलियां लगी हुई है। ये देखिए ये फली है, ये तो मोटी फली हो गई, ये सब्जी के काम नहीं है, ये बीज के लिए है। लेकिन इसके ऊपर जो पतली फलियां लगती है, जैसे अभी मैं दूसरी तरफ जा रहा हूं और ये शायद आपको दिखाई दे रही होगी, ये लंबी लंबी पेंसिल की तरह ये जो पतली फलियां हैं,
इस तरफ से शायद मैं और बेहतर, ये जो अभी नजर आ रही है सामने, बिल्कुल ये जो जितनी भी पतली फलियां हैं, अभी ये थोड़ी नीचे हैं तो मैं हाथ में पकड़ के दिखा सकता हूँ आपको। ये वाली, ये जो फलियां हैं, ये फलियां, इनकी सब्जी बनती है, सहजन के पत्ते हैं, इनका पाउडर बनता है और बहुत महंगा 2-2.5 रुपए किलो ये पाउडर बाजार में मिलता है। इसके फूल हैं, इनके भी आप परांठे बना सकते हैं। इनको और भी तरीके से आप यूज कर सकते हैं, चटनी के रूप में भी। इसके फूलों को, सहजन है, इसको अमेरिका में विटामिन ट्री कहते हैं। ये एक वंडर प्लांट है, बहुत सारे इसमें औषधीय गुण है और हम रेगुलर 1-1.5 चम्मच इसका जो पाउडर है वो सब्जी में जैसे मिर्च मसाले डालते हैं उसके साथ डाल करके इसको यूज कर सकते हैं। साथ ही साथ इसकी फलियों की, जैसे वो उबाल करके सांगरी की सब्जी बनाते हैं, वैसे कच्ची फलियों की हम सब्जी बना सकते हैं। आपकी बात सही है, राजस्थान के लिए ये पौधा बिल्कुल, ये पेड़ जो है वो नया है। हमने जो घर घर सहजन अभियान चलाया, घर घर सहजन हरित निरोग राजस्थान अभियान, उसका मकसद ये है कि हम सहजन के पेड़ को हरित सदस्य के रूप में हर परिवार में शामिल करें ताकि हमारी डाइट का ये हिस्सा बन जाए, क्योंकि ये एक औषधि और खाद्य दोनों है। औषधि के रूप में इसमें बहुत सारे गुण है और खाद्य के रूप में हम इसे, जैसे औषधि को हम रोज यूज नहीं कर सकते, लेकिन ये खाद्य है, ऐसी औषधि है जो खाद्य है, इस कारण हम इसको रोज यूज कर सकते हैं। खाने में इसका पाउडर रोज डालें, आटा गूंदने में डालें, छाछ वगैरह के साथ में इसका पाउडर ले लें, इसकी पत्तियों की सब्जी बनाएं, चटनी बनाएं, इसकी फलियों की सब्जी बनाएं। इस तरह से इसके बहुतारे सूप भी बनता है। तो इसके बहुतेरे प्रयोग हैं और हमने नए तरीके से इसको लगाया बीज के जरिए। हम राजस्थान के सभी जिले कवर कर चुके हैं और हमने 23 लाख सहजन पिछले 2 सालों में इसमें राजस्थान शिक्षक संघ शेखावत, राजस्थान शिक्षक संघ प्रगतिशील, राजस्थान शिक्षक संघ युवा जैसे स्कूली शिक्षा के संगठनों के साथ साथ में मेरे हजारों विद्यार्थी और हजारों लाखों वो लोग जो पारिवारिक वानिकी की मुहिम से जुड़े हुए हैं, उन सब की बदौलत हम इस अभियान को घर घर लेके गए हैं। और आज बीज के जरिए हमने बताया कि ये बीज और इसको ऐसे उगाना है, और आज लाखों पेड़ है वो सहजन के लोगों के घरों में खड़े हो गए हैं। उसके पीछे हमारा मकसद यही है कि हम राजस्थान, पूरी दुनिया के जो बच्चे हैं वो कुपोषण से मुक्त हो। पारिवारिक वानिकी का सपना यही है कि हर घर में, हमारी सड़कों के किनारे हर जगह फलों के पेड़ हों, सहजन के पेड़ हों, दूसरे पेड़ हों, तो उससे हमारी भूमि समृद्ध हो, हमारी मिट्टी है वो बेहतर हो। हम हमारे जो देशज पेड़ हैं, खेजड़ी है, जाड़ है, उनको उगाएं, उनको पनपाएं। हमारे जोहड़ और जो भी प्राकृतिक स्रोत है उनकी हम सुरक्षा करें और हमारे दायित्व तो समझे, ये आज के युग का युग धर्म है पर्यावरण की रक्षा करना, और उसमें हम लग गए तो मेरे ख्याल में हमें और दूसरे किसी और धार्मिक क्रियाकलाप की जरूरत नहीं है। हमारा धर्म के पेटे का काम पूरा हो जाएगा, ऐसा मैं समझता हूँ। तो ये सहजन उसी एक तरह से उसी यज्ञ में एक आहुति है दुनिया को बेहतर बनाने, हमारे बच्चों को कुपोषण से बाहर निकालने के लिए। जी सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। उम्मीद है जो भी लोग अभी आपको देख रहे हैं, निसंदेह आपके कार्यों से और की संरक्षण के लिए जो मुहिम आपने शुरू की है, जरूर ये आगे जाएगी। सभी का सहयोग इसमें होगा। तो एक जो पश्चिमी राजस्थान, जहां सिर्फ नाम लेते ही रेगिस्तान लोगों के दिमाग में आता है, वो छवि कहीं ना कहीं बदल जाएगी। जिस तरीके से अभी हमने आपके पीछे देखा, पूरा रेगिस्तान इस तरीके से बदल जाएगा, ये हम उम्मीद करते हैं। थैंक यू सर, धन्यवाद। आपका भी बहुत धन्यवाद किरण, आपके चैनल से जुड़े हुए सभी दर्शकों का भी धन्यवाद और सबको नववर्ष की शुभकामनाएं हैं। ये एक टीम वर्क है, ये टीम वर्क है, अकेला श्याम सुंदर कुछ नहीं है। सब मिलकर के करेंगे तो निश्चित रूप से ये तस्वीर बदलेगी। बहुत शुक्रिया, हरित प्रणाम, थैंक यू।